नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज आपके साथ हैं आरजे के रूप में विनय सर। आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। टॉक शो का नाम है हार्ट टू हार्ट, मतलब मेरे दिल से निकल करके गेस्ट के दिल में उतर रही है और ये दोनों से दिल से उतरते हुए पलामू की जनता के दिल में उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस रेडियो को सुन रहे हैं और गाड़ी मोटर कहीं भी कार मोटर या पर्सनल कहीं बैठे हुए हैं अपने घर में, बहुत आराम से चाय का चुस्की ले रहे हैं, तो इस शो को सुनते वक्त आप आराम से 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून अप कर लें, या अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो बस कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और रेडियो सम्राट लिखेंगे, वो इसी तरह से फर्स्ट में ही आ जाएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिए और दिल से दिल हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बदलते पलामू की आवाज़ रेडियो सम्राट पर आप सभी लोगों का स्वागत है, पूरे पलामू वासी का स्वागत है। आज हमारे बीच शहर के जाने माने डेंटिस्ट, डॉक्टर, ऑर्थोडेंटिस्ट या यूँ कहें दंत चिकित्सक, अपनी भाषा में हम कहें कि दांत की डॉक्टर विनीत कुमार मेरे बीच में है, जिनके बारे में अगर हम बोले तो ये एक डॉक्टर फैमिली से ही आते हैं। तो बाय जीन बाय बॉर्न ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर हैं और इनके साथ इनके अर्धांगिनी भी डॉक्टर हैं, तो ये सुपर डॉक्टर हैं। हाँ, ये दांत के जो डॉक्टर बने हुए हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इनकी क्वालिफिकेशन BDS और बैचलर तो किए ही हैं, साथ में मास्टर भी किए हुए हैं। ये सब डिग्री से अलावा जिनके पास एक दो डिग्री और भी है, उसे MIOS ये तो यही बताएंगे, MPH भी यही बताएंगे, लेकिन मैं जिससे इम्प्रेस्ड हूँ कि ये तो गोल्ड मेडल है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि डॉक्टरों में जो बेस्ट डॉक्टर की एक उपाधि जो होती है, जो बहुत ही सिंसिरिटी के साथ अपने पढ़ाई किए हुए हैं, उस पढ़ाई के दौरान में ऑफकोर्स इन्होंने हुनर भी बहुत बेहतर सीखा हुआ, क्योंकि ये अपने शहर पलामू में जो बदलता पलामू है उसमें एक नया आयाम देने में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं और इनके फुल फैमिली भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो एक जाने माने डॉक्टर विजय सिंह के सुपुत्र हैं, जो ऑर्थोपेडिक्स सर्जन हैं, इनके भाई भी सर्जन हैं। तो उनके बीच में मैं इनसे तो जुड़ाव बचपन से ही है, लेकिन आज इनसे एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, तो आज मेरे को ये बहुत खुशी हो रही है कि विनीत हमारे बीच आज एक डॉक्टर बन करके आए हुए हैं और एक डेंटिस्ट के रूप में अपना एक पहचान, ऑर्थोडेंटिस्ट या पेरिया डेंटिस्ट, बहुत तरह से डेंटिस्ट के दांत की बीमारी होती है, ये बहुत चीज़ों में इस्टेब्लिश किया है। और इनका जो हमने जहाँ तक एक बार विजिट करने का मौका मिला, मैंने देखा कि इनका जो लैब है, इनका जो हॉस्पिटल है, इनका क्लिनिक है, और उस क्लिनिक में मैंने देखा कि इनका क्लिनिक का नाम है स्माइल क्राफ्ट में मैंने एक बार विजिट किया तो मैंने देखा कि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, सारे इक्विपमेंट से ये मतलब लैस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग यहाँ जा रहे होंगे बेहतर इलाज मिल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको ये पलामू के शो जिस हार्ट टू हार्ट टॉक शो में रेडियो सम्राट आपका स्वागत करता है। तो डॉक्टर साहब, आप पलामू वासी को क्या कहना चाहते हैं? हेलो पलामू, मैं डॉक्टर विनीत कुमार सिंह विनय मेहता सर का, रेडियो सम्राट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पलामू की जनता से रूबरू हो पाऊँ और पलामू की जनता को अगर दांत से, क्योंकि मेरा विभाग दांत से जुड़ी हुई या मुंह से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, तो उससे अगर कोई सवाल या कोई सुझाव वो चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आखिर उनको क्या तकलीफ़ है, उसका इलाज क्या है, तो उसके बारे में बता पाऊँ। मैं दहे दिल से रेडियो सम्राट का और दिल से दिल तक जो टॉक शो है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे भी इस मुकाम से जुड़ने का मौका मिला और मैं पलामू के लोगों के दिलों से जुड़ पाऊँगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लगता है कि हम लोग अगर रिलैक्स हो जाएं तो बहुत ही आसान काम हो जाएगी। तो आप ये बता सकते हैं कि आपका जो चॉइसेस्ट गाने में से जो भी हैं आपके गाने, वो कौन सा गाना जो है बहुत ही बेहतर आप पसंद करते हैं? क्योंकि हम लोग एज ए फन इस टॉक शो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार शो रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपका तो पसंदीदा गाना सुनेंगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि दांत की मुस्कुराहट जो चेहरे में जो चार चांद लगाता है, जो खूबसूरती का प्रतीक है। अगर एस्थेटिक वैल्यू देखें तो टीथ जो है खूबसूरती का प्रतीक हो जाती है ना। किसी को चेहरे को देखते हैं, जैसे ही उसका दांत परली टीथ आता है तो वो कहते हैं पराड़े जाऊंदा सोने में सुहागा, एकदम इसका चेहरा तो सुंदर है, इसके भीतर का दांत भी। लेकिन ये तो एस्थेटिक वैल्यू है। दूसरा वैल्यू की अगर बात करें मेडिकल साइंस या हेल्थ के हिसाब से,
तो ये पहला ग्राइंडिंग मशीन होता है, कटिंग मशीन होता है, पिसिंग मशीन इसको हम लोग कहते हैं। ग्राइंड भी करता है, कट भी करता है, और जितने भी चीड़ फाड़ टीयरिंग का जितना भी प्रोसेस होता है ये एक दांत का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो सुंदरता वैल्यू तो है ही, दूसरा हेल्थ वाइज वैल्यू है। उसी तरह से जैसे दांत में थोड़ा डिफेक्ट्स आ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, तो जो सुंदरता वैल्यू है सो या प्रैक्टिकल मेडिकेटेड वैल्यू है सो, दोनों में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है। तो ये जो आप इसका एक डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, तो आपको कितने तरह के समस्याओं से लड़ना पड़ता है एज ए दांत के डॉक्टर के रूप में? विनय जी, हमें दांत और मुंह में जो भी परेशानियां हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े दांत हो गए, दांत में सड़न लगा हुआ है, मसूड़े से खून आ रहा है, मुंह से बदबू की शिकायत है, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों में लालीपन है, या किसी तरह से रोड एक्सीडेंट या आप कहीं गिर गए हैं, जबड़े में टूट हो गई है, या अगर आपको लग रहा है कि कैंसर के लक्षण है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, इस तरह की बहुत सारी परेशानियों से डेली रूबरू होना पड़ता है, जिसमें हम लोग मरीज को समझाते हैं कि ये जो परेशानी है ये कुछ समय की परेशानी है। अगर आप प्रॉपर इलाज या प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो उससे आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक बात है कि हमारा जॉ की जो बात हो रही है, हमारा पहला मूवेबल बॉडी पार्ट जॉ है। जॉ अगर दांतों में हमें परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी में परेशानी होगी। जो लोग टेढ़े खड़ा होते हैं उनके जो मूवेबल पार्ट है उसकी वजह से भी उनको तकलीफ़ होती है। जॉ अगर सही तरीके से प्रॉपर डेंटिशन में नहीं है या प्रॉपर ऑक्लूजन में नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी तकलीफ़ होती है। अगर आप अच्छे से खाना नहीं चबा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सलाइवा जो है आपके जो इनिशियल डाइजेशन है उसमें हेल्प नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अपच की शिकायत होती है। दांतों में अगर खाना फंस जा रहा है तो उसकी वजह से दांतों में सड़न होगी या मुंह से बदबू की शिकायत आएगी, जिससे आपको और आपके आसपास के लोगों को परेशानियां होंगी। तो मेन चीज़ें तो यही हैं जिसका इलाज आपको समय पर दांतों के डॉक्टर से मिलके करवाना चाहिए। कम से कम 6 महीने में, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में दांत के डॉक्टर से ज़रूर मिलके जो भी आपको पसंद है उनसे आपको इलाज करवाना चाहिए या सलाह लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहला काम होता है अगर माउथ को साफ़ रखना है तो आप प्रॉपर ब्रश करें। अब ये ब्रश का जो एंगल क्या होता है, उसमें ब्रश का जो पार्ट, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होना चाहिए, किस तरह के ब्रश को उनको यूज करना चाहिए, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे किस पेस्ट का यूज करना चाहिए। साथ में डॉक्टर साहब ये भी आप अभी ऐड करेंगे कि गांव घर में जो कहा जाता है ना, बबूल और हर्षैन का दतवन का यूज़ कीजिए, वो बड़ा मेडिकेटेड होता है। तो क्या ऐसा भी है शहर में भी कि सप्ताह में 1 दिन कम से कम नीम का दतवन का भी सेवन करना चाहिए? तो आप थोड़ा सा जो वनस्पति से या नेचर से या हम लोगों को जहाँ से भी नेचुरल रिसोर्सेस ड्राइव हो रहा है उसका कम्बिनेशन अगर हम आर्टिफिशियल जो भी हमारे पास बने हुए हैं उसके साथ कम्बिनेशन करें तो हमें कितना फ़ायदा मिलेगा? तो डॉक्टर साहब आप बताएं इसको। विनय जी, जैसे आपने ब्रश की बात की है, ब्रश हमें 2 टाइम करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 2 मिनट कम से कम करना चाहिए और हल्के हाथ से करना चाहिए। ब्रश जो हमें यूज़ करना है, मुलायम ब्रश यूज़ करना है। मार्केट में एक हैंडसम प्राइस के ऊपर जो है ब्रश मिलता है, लगभग 50 रुपीज़ के ऊपर। आप किसी भी कंपनी का, कोलगेट हो, सेंसोडाइन हो, आप यूज़ कर सकते हैं। जो मुलायम ब्रश है उससे आपके दांतों को नुकसान कम होगा। हल्के हाथ से ब्रश करना है। ब्रशों से थोड़ा मसूड़ों को भी मसाज करना है, क्योंकि मुलायम ब्रश है तो मसूड़ों और दांतों के बीच में जो गंदगी जमा होगी वो निकल जाएगा। जो भी पेस्ट आप यूज़ करें, सर ने पेस्ट के बारे में पूछा है, तो जो पेस्ट है, पेस्ट को सारे दांतों पे लगा के और मसूड़ों पे लगा के थोड़ा मसाज करना चाहिए। ऊपर के दांतों और मसूड़ों पे लगा के ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे वाले मसूड़ों को ऊपर की तरफ थोड़ा मसाज करके उसके बाद फिर ब्रश करना चाहिए। ब्रश का जो एंगुलेशन है वो 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री पे ब्रश को आप गोल गोल मसूड़ों और दांतों के पास चलाएं और फिर ऊपर वाले दांतों से नीचे की तरफ स्ट्रोक देना है, ताकि दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी हुई है वो वहाँ से निकल जाए। और सेम वे में नीचे के दांतों में अंदर और बाहर की तरफ से आपको यूज़ करना है, ताकि दांतों में फंसी हुई गंदगी निकल जाए और आपके दांत हेल्दी रहें। जहाँ तक नेचुरल रिसोर्स की बात की गई, नेचुरल रिसोर्स में चाहे आप करंज का दतवन यूज करें, चाहे नीम का दतवन यूज करें, चाहे अमरूद का दतवन यूज करें, दतवन जो है वो लकड़ी है। लकड़ी कभी भी आपके दांतों के बीच में जो फंसी हुई गंदगी है उसको साफ़ नहीं कर सकता है। तो जो भी आप स्टिक यूज़ कर रहे हैं दांत साफ़ करने के लिए, उसको चबाएं। उसका जो नेचुरल रिसोर्स है, जो उसका रस है, वो आपके दांतों और मसूड़ों को मिलेगा, जिससे आपके दांत और मसूड़े मजबूत होंगे।
तो आप दतवन को यूज़ कर सकते हैं, चबा सकते हैं, और उसके बाद फिर ब्रश और पेस्ट आप कोई सा भी जो भी आपको पसंद है जिसमें एब्रेसिव जो सिलिका है उसकी मात्रा कम है उसको आप यूज़ करें, ताकि आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका नाम के आगे मैं देख रहा हूँ कि आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आई थिंक सो। यस सर। और साथ में मैंने वहाँ पर देख रहा हूँ कि ऑर्थोडोंटिस्ट एंड पेरियोडोंटिस्ट, थोड़ा सा ये सब ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ द टंग्स एंड लिप्स में जो आ रहे हैं ना, कहने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। इसके बारे में आप आराम से हिंदी में बताएं कि पेरियोडोंटिस्ट क्या होते हैं और इम्प्लांटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होते हैं, और ये सबका डॉक्टर हैं। यूँ कहें कि ये दांत के डॉक्टर के रूप में कंप्लीट डॉक्टर का सेट आपके पास है, आप और आपकी पत्नी मिल जाती है। तो जैसा मेरे क्वालिफिकेशन से लग रहा है कि फुल ट्रीटमेंट का व्यवस्था है वहाँ पर, है ना। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और वहाँ से शुरू करेंगे, शुरुआत से, कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो कैसा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा एज बड़ा होता है तब कैसा होता है, दूध के दांत तक, और उसके बाद हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो राइट, आगे बढ़ सकते। बच्चों की अगर बात करेंगे हम लोग तो 6 महीने के बाद से हमारे दूध के दांत आने शुरू होते हैं। तो जब हमारे दूध के दांत आने लगें तो उसके बाद दांत का केयर हमें करना चाहिए। तो उसके लिए मार्केट में ब्रश उपलब्ध हैं जो छोटे उंगली में फिट हो जाते हैं, जिससे जो बच्चे के दांत हैं उनको साफ़ करने के लिए, या फिर पुराने समय में जो हमारी माताएं या बहनें होती थीं वो साफ़ सुथरे सूती कपड़े से भी पानी में भिंगा के दांतों को बच्चे का साफ़ करती थीं। बच्चों के दांत पहले ज़्यादा बेहतर होते थे, अब कुछ ज़्यादा नाजुक हो गए हैं, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं और उनके साफ़ सफाई पे ध्यान कम रखा जा रहा है। बच्चे जो हो गए हैं हमारे 3 साल या 5 साल तक के बच्चों में नर्सिंग बोतल कैरीज एक दांतों में सड़न होता है, जिसकी वजह से सामने वाले ऊपर और नीचे के दांत जो हैं बहुत जल्दी से कम समय में ही ख़राब हो जाते हैं, जिनको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो माताओं बहनों को ये सलाह रहेगी कि जब भी आप बच्चों को खाना खिलाएं उसके बाद उनको अच्छे से कुल्ला करने की कुल्ला करना सिखाएं या उनसे कुल्ला करवाएं। और जो माताएं या बहनें बॉटल से दूध पिला रही हैं या अपना दूध पिला रही हैं रात में जब बच्चे सो के उठ रहे हैं या दिक्कत कर रहे हैं, तो उनके सोने के बाद उनके दांतों को साफ़ सुथरे कपड़े से पानी में भिगा के ज़रूर साफ़ करें, ताकि दूध या चीनी का अंश उनके दांतों पे न रहे और उनके दांतों में असमय सड़न न हो जाए। आजकल एक नई चीज़ है कि बच्चे ज़्यादा चंचल हो रहे हैं और वो गिर रहे हैं, या किसी वजह से उनको जबड़े में चोट लग रहा है तो उनके जबड़े भी टूट जा रहे हैं। तो माताओं बहनों को ये भी सलाह है कि थोड़ा बच्चों पे ध्यान रखें। बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो उनको नुकसान कम से कम होने दे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 6 साल की उम्र में जो है हमारे पक्के दांत आना शुरू करते हैं। जो एक मिथ है कि सामने के दांत हमारे पहले आ रहे हैं या सामने के दांत टूटे हैं, सामने के दांत पहले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो पहले चौहड़ होते हैं, जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, वो हमारे पहले चौहड़ होते हैं, वो 5.5 से 6.5 साल की उम्र में आ जाते हैं, जो 4 की संख्या में होते हैं। लेकिन जो हमारे मरीज हैं या जो हमारी माताएं बहनें भाई हैं, उनको लगता है कि अभी तो ये दूध के दांत हैं, ये टूटेंगे। तो जो हमारे अंतिम दांत जो 6 साल की उम्र में आपको दिख रहे हैं, जो आपके मुंह में सबसे चौड़े दांत होंगे, उन दांतों को किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने देना है, क्योंकि वो दांत आजीवन आपके मुंह में रहने चाहिए। 5.5 साल 6 साल की उम्र में अगर आपके काउंटिंग में आपके मुंह में अगर 20 दांत हैं तो वो 20 दांत जो हैं वो दूध के दांत हैं। लेकिन उसके बाद जो भी दांत आपके आ रहे हैं वो परमानेंट दांत हैं, उन दांतों को कोई भी क्षति ना होने पाए। जो 6 साल से 12 साल का एज ग्रुप होता है वो ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उस समय दूध के दांत भी हैं और पक्के दांत भी हैं। गार्जियन को थोड़ा अंतर करने में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से दूध के दांत के चक्कर में पक्के दांत भी नुकसान में चले जाते हैं। फिर 8 साल से 12 साल की उम्र में अगर हम लोग चलते हैं तो 8 साल से 12 साल की उम्र में अगर आपको अपने बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े या बाहर निकले हुए दिख रहे हैं तो आपको स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट, जिनको ऑर्थोडोंटिस्ट, जो सर ने बात किया कि ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना चाहिए, जो मेरी डिग्री है। इसमें टेढ़े मेढ़े दांत, बाहर निकले हुए दांत की पढ़ाई अलग से की जाती है 3 साल, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होता है। वो इलाज 8 से 12 साल की उम्र में आप कर सकते हैं, जिसमें आपके टेढ़े मेढ़े दांत काफ़ी हद तक बिना दांत निकाले क्लिप के सहारे सही किए जा सकते हैं। राइट। तो सर यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं, दांत अगर टेढ़ा मेढ़ा हो
है ना, वेव टाइप से अगर हो, तो आप अगर शुरू से पेरेंट्स लोग, गार्जियन लोग अगर कंसस हैं तो शायद इनको बिना हटाए ही इसको ठीक किया जा सकता है। और ये सर की स्पेशलिटी है इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट के रूप में। तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब ये होगा कि चेन और क्लिप लगाकर टेढ़े मेढ़े दांत को आप अपने सही जगह पर लगा लें और खूबसूरती को बढ़ावें। तो पहला बात तो ये हो गई। दूसरा सर, हम लोग ये जो बात को अभी थोड़ा सा यहीं पर हम आपको ऐड करना चाहेंगे कि आज के डेट में, मॉडर्न युग में बच्चा दो चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त एडिक्ट हो गया है। एक तो सबके घर में मोबाइल देख रहे हैं और इक्वली चॉकलेट। तो मोबाइल और चॉकलेट की जो कहानी है ना, तो ये चॉकलेट जैसे मोबाइल का भी ब्रेन पे ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ रहा है, बढ़ाने में कम, डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा, ब्रेन सेल को ख़राब करने में ज़्यादा उसका इफेक्ट आ रहा है। बोलते हैं कि ठीक है उससे वे ऑफ थिंकिंग भी बढ़ रही है, लेकिन इसका थिंकिंग वाला प्रोसेस कम और डिस्ट्रॉय वाला ज़्यादा हो रहा है। ब्रेन सेल का जो डेड हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, जल रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। शायद हमें चॉकलेट का भी कहानी कुछ ऐसा ही लग रहा है, या यूँ फास्ट फूड जो लोग खाए और रात में खा करके लेट गए इसी तरह से, या लेटे लेटे खाए और सो गए। तो हमको लगता है इससे बीमारियाँ काफ़ी बढ़ती है। तो इससे आपका क्या सजेशन है जो बच्चे लोग हैं उसके पेरेंट्स को? जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज चलता है, कभी कभार आपके व्हाट्सएप पे भी आता होगा कि हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, मतलब 35 से 45 वाले लोग जिस एज ग्रुप में हैं, वो हर फेज़ देखे हैं। वो हर फेज़ देखे हैं, फ़ोन आने का, घर में पिटाने का, डांट खाने का, स्कूल में भी पिटाने का, हमने सारा एज देखा है। जो नए वाले बच्चे हैं वो पिटाई खा नहीं रहे हैं, ना गार्जियन से पिटाई खा रहे हैं। अगर उनके पापा मम्मी उनको डांटते हैं या पीटते हैं, मतलब तो हम लोग जो है एस्थेटिक्स यूँ कहेंगे, ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी दोनों के बीच में है। लेकिन आज के बच्चे मॉडर्निटी में ज़्यादा है ना, लाड़ प्यार में है, और अकेले अकेले बच्चे हैं। हम दो, हमारे दो के चक्कर में न्यूक्लियस फैमिली है, उसी के चक्कर में है कि प्यार में सब कुछ हो जा रहा है ना। तो इसको कंटिन्यू करें, इसको सजेस्ट करें कि इसको किस तरह से थोड़ा कम किया जाए। हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन हमें लगता है परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। आजकल पैसे का वैल्यू कम हो गया है। जो मुझे लगता है पैसे का वैल्यू, हमारे समय में गार्जियन इतना खर्च हमारे ऊपर नहीं करते थे, या हम उस तरह से कभी सोच नहीं पाते थे कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जिस हिसाब से टीवी और फ़ोन हमारे लाइफ में घुस गया है, हर चीज़ आसानी से दिख रहा है कि सारे लोग जो हैं ये चीज़ें खरीद पा रहे हैं, या सोशल मीडिया पे ये चीज़ दिख रही है कि वो बच्चा ये खा रहा है, वो बच्चा ये पहन रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके तरफ फैसिनेट हो रहे हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार में बिगड़ रहे हैं। हम लोग तो पिटाई खा जाते थे, हमारे बच्चे तो अगर उनको पीटिएगा तो हो सकता है कि दादाजी, नाना या समथिंग कोई ना कोई आके बोलेंगे तुम अपना दिन भूल गया है क्या। तो उस चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। प्लस पहले स्कूल में बच्चों की पिटाई होती थी, पिटाई नहीं होती थी, वो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन में रखने का तरीका था, जो हम लोग खुद उस चीज़ को फेस किए हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन बचा हुआ है, या बड़ों का आदर सत्कार बचा हुआ है, उसी वजह से है। आज के बच्चों में वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। सर ने जो बोला कि न्यूक्लियर फैमिली कहीं ना कहीं परिवार को बर्बाद कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद कर रही है। और आने वाला समय, जो भी श्रोता ये सुन रहा है, आने वाला समय और भी ख़राब आने वाला है। हम लोग तो फिर भी शर्म लाज समाज देखते हुए परिवार को संभाल लिए हैं। आगे आने वाला जनरेशन हो सकता है हमें ही ना पूछे। तो ये कहीं ना कहीं है। और जहाँ तक टॉफ़ी की बात है, टॉफ़ी कम खिलाना चाहिए। मेरे भी बच्चे हैं, टॉफ़ी ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि अगर आप टॉफ़ी खा रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर कर लें। अगर कहीं दांत में फंस गया है 5 स्टार या एक्लियर्स उस तरह का चीज़, तो ब्रश करने की कोशिश करें ताकि जो फंसा हुआ है चीज़ निकल जाए। बहुत चिपचिपा चीज़ ना खाएं। चिपचिपा चीज़ में जैसे आप 5 स्टार, एक्लियर्स, आपका हो गया कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो कुल्ला ज़रूर करें। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर करें। यही चीज़, हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं सर एक बार कुल्ला कर लेने दीजिए। आप दांत दिखाने आए हैं, घर से ब्रश भी नहीं करके चले हैं, रास्ते में भी कुछ खा लिए हैं, उसके बाद फिर दांत दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दांत के प्रति सचेत नहीं हैं। राइट। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी दांत के प्रॉब्लम, दांत में जो प्रॉब्लम थे बच्चों के, उसमें हुई थी। अगर यही प्रोसेस टेढ़ा मेढ़ा दांत जो रहेगा और ये बड़े बच्चों में रहेगा तो शायद उम्मीद करते हैं सेम प्रोसेस आप क्लिप चेन लगाएंगे, राइट। लेकिन अभी जो हम लोगों ने समस्या देखते हैं, जो दांत के नीचे नस होती है, सो मसूड़े होते हैं, सो दांत में गड्ढे होते हैं, सो या जबड़े टूट जाते हैं, सो कई तरह के इलाज होती रहती है। तो क्या सर ये सब इलाज में आप लोग पारंगत हैं, और इसका इलाज किस तरह से करते हैं, थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। तो एक एक करके चलते हैं हम लोग कि अगर नस या मसूड़े का प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं।
नस और मसूड़े का प्रॉब्लम दो सवाल है सर। एक सवाल हुआ नस का प्रॉब्लम, जिसमें अगर आपके दांतों में खोहड़, सड़न, गड्ढा, जिस तरह से भी पेशेंट को समझ में आता है, वो गड्ढा अगर दांत में है तो उसका हम लोग 3 तरह से इलाज कर सकते हैं। एक जैसे पेशेंट, जो हमारा दांत है वो 3 लेयर में आता है। एक आपका ऊपर इनामेल हो गया, फिर डेंटिन हो गया, फिर नर्व हो गया, और उसके बाद फिर नीचे जो आपके बोन के नीचे हैं उनमें रूट्स कहा गया। तो जो शुरुआती 3 लेयर है, अगर आपका सड़न, गड्ढा, खोहड़, जिस तरह से आप समझ रहे हैं, अगर ऊपरी सतह पर है, डेंटिन के लेयर तक है, आपको उसमें सिर्फ खाना फंसने की शिकायत हो रही है, दर्द या कनकनाहट नहीं है, तो उसमें आप रेस्टोरेशन, फिलिंग, मसाला भरना, जैसे पेशेंट को समझ में आता है वो करवा। आरसीटी आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? नहीं, ये रेस्टोरेशन हुआ सर, सिर्फ फिलिंग हम लोग कर दे रहे हैं। राइट। इसके बाद अगर आपके दांतों में अगर सड़न डेंटिन से नीचे चला गया और नर्व के आसपास चला गया, जिसकी वजह से आपको दांतों में सीवियर कनकनाहट हो रही है, या असहनीय दर्द हो रहा है, या खाना चबाने पर आपको उस दांत में दर्द होता है, तो फिर हम लोग आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अच्छा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसको करते हैं। जो डीप रूटेड प्रॉब्लम हो जाए, अगर दांत में जो गड्ढा होते हैं दांत में, वो डीप तक चला जाए, तो वहाँ पर आप लोग आरसीटी करते हैं। राइट। अगर वो सुपरफिशियल रहे, ऊपर ऊपर रहे, तो उसका ट्रीटमेंट यूँ ही आप लोग अपने हिसाब से उसको ट्रीट कर लेते हैं। सर, निकालने वाली बारी कब आती है? निकालने वाली बारी जब आई, जब आपके टूथ का स्ट्रक्चर काफ़ी लॉस हो गया है, आपके दांत मुंह में अच्छे से नज़र नहीं आ रहे हैं, उसको रूट स्टम्प हम लोग कहते हैं कभी कभार, या डीप डेंटल कैरीज कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर लॉस हो गया है, और पेशेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उस दांत को हम लोग बचाने की कोशिश, या डेंटिस्ट अगर बोल रहे हैं कि एक बार ट्राई करते हैं, चलिए मेहनत करते हैं, दांत आपका अगर स्ट्रक्चर सही है तो उसको बचाया जा सकता है। पेशेंट अगर फाइनेंशियली वीक है, और अगर पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इलाज है, और अगर दांत का स्ट्रक्चर पूरी तरह से लॉस है, तो उसको हम लोग निकालने की सलाह देते हैं। नहीं तो मैक्सिमम टाइम आज के डेट में 70 to 80% दांत जो हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचाए जा रहे हैं, या उससे ज़्यादा भी। हाँ, पेशेंट जहाँ पर नहीं समझ पाता है वहाँ पे दांतों को निकालना पड़ता है, और कभी कभार अच्छे दांतों को निकालना पड़ता है, जिसके लिए कोई भी अच्छा डेंटिस्ट या समझदार डेंटिस्ट तैयार नहीं होता है, लेकिन निकालना पड़ता है कि पेशेंट का वही डिमांड होता है। राइट। ये मतलब ये दांत का जो बचाने का जो अभियान है, प्रायोरिटी में होता है कि हम दांत को किस तरह से पहले बचा लें। जी, है ना, न कोई विकल्प न मिले, और उससे समस्याएं अगल बगल बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, क्योंकि दांत का हमें लगता है सीधा ब्रेन से अटैच है। थोड़ा भी दर्द होता है ना, तो दांत से ज़्यादा दिमाग दर्द करने लगता है ना, और वो माल फंक्शनिंग हो जाता है। कई बार तो डिसीजन लेने में उधर से उधर हो जाता है, उल्टा का पुल्टा हो जाता है, तो लोग कभी कभी लौंग डाल लेते हैं मुंह में, तो और भी कुछ दांत के नीचे रखते हैं। क्या इससे कुछ राहत मिलती है, कि या फिर सेटिस्फैक्शन है, मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन है? नहीं, लॉन्ग जो हमारा जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें जो मेडिसिन भी है, जो शुरुआती सीलर हुआ करता था उसको पैक करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं लौंग का यूज होता था। पेस्ट हैं जिसमें लौंग का यूज होता है, या कुछ मटेरियल है उसमें लौंग का यूज होता है। लौंग कहीं ना कहीं थोड़ा दांत के सूदिंग इफेक्ट देता है, जिससे आपका जो पेन है उसमें कुछ राहत मिलता है। जहाँ तक ब्रेन से कनेक्शन है, तो पूरे बॉडी पार्ट का ब्रेन से कनेक्शन है, लेकिन जब जो हमारे फेशियल नर्व्स हैं या डेंटल नर्व है, जब वो नुकसान में जाते हैं, तो नज़दीक में है और डायरेक्ट कनेक्शन है, हर जगह से जाके दिमाग को ये बताया जा रहा है कि हमको दर्द हो रहा है, तो वो इंटेंस पेन ज़्यादा होता है। हमारे चेहरे के जो 5 फेशियल नर्व हैं, वो जब तकलीफ़ देते हैं, चाहे ऊपर के दांत में चाहे नीचे के दांत में, तो एक तरफ का हमारा जो सर है या एक तरफ का जो ब्रेन है, उसमें ब्रेन नहीं बोलेंगे, एक तरफ का जो हेड है उस तरफ हमें ज़्यादा पेन होता है। ब्रेन गलत वर्ड हो जाएगा। राइट। और ये जो फूल जाते हैं बहुत ज़्यादा, देखिए जिधर टीथ में प्रॉब्लम होता है, वो हमको लगता है इन्फेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, और वो स्वेल कर जाता है, जहाँ गर्मी हुआ तहाँ दर्द तो पैदा होता ही होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट और दांत कबाड़ने, दांत लगाने का, और कई बार दांत को इम्प्लांट भी आप लोग कर देते हैं, कि जहाँ पर नहीं है वो नकली दांत असली की तरह बना करके रख देते हैं। इस प्रोसेस को क्या करते हैं? दांत लगाने का 2 तरीका है। एक तरीका हुआ रिमूवल, जिसमें आप निकालने लगाने वाला दांत लगाते हैं। एक तरीका हुआ फिक्स, और फिक्स में 2 तरीका है। एक हुआ कि आप अपने अगल बगल के अच्छे दांतों के सहारे दांत लगा रहे हैं, जिसको क्राउन एंड ब्रिज कहते हैं। एक हुआ जिसमें आप अपने अच्छे दांत या हेल्दी टूथ को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना कट किए दांत लगा रहे हैं, या आपके मुंह में एक भी सपोर्टिंग टीथ नहीं है तो दांत लगा रहे हैं। उसको इम्प्लांट सपोर्टेड टीथ या इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज या इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर कहा गया। इसमें आपके
बोन में एक इम्प्लांट, जो हमारा अपना जो दांत है उसी तरह का समझ लीजिए, उसको पर्यायवाची समझ लीजिए कि एक रूट डाला गया जिसको इम्प्लांट कहा गया, और इम्प्लांट के ऊपर फिर आपका जो प्रोस्थेसिस, जो आपका दांत होना चाहिए था जो नहीं है, उसको प्लेस कर दिया गया। तो इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस आजकल ज़्यादा डिमांड में है। क्यों डिमांड में है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अच्छे दांतों को कम नुकसान या बिना नुकसान के लगाया जा रहा है, इम्प्लांट कर दे रहे हैं लोग जी। ये मतलब जो हम लोग इसको जबड़ा कहते हैं, चौहर कहते हैं, जबड़ा जिसको कहते हैं, जबड़ा के जो हड्डी में होता है उसमें जाकर फिक्स जी करते जी हैं। जी जी हमारे रूट जो है नेचुरल टिप के रूट भी है, हड्डी में है। राइट राइट। तो वहां से जब रूट निकल गया है तो आपको अगर परमानेंट कुछ चाहिए तो वहां पर आपको एक नया रूट देना होगा। तो रूट को आप इम्प्लांट समझ लीजिए। इम्प्लांट समझ लीजिए। हाँ, तो वो एक आसान तरीका समझाने मतलब ये का। कितना टफ है? दांत निकालने से कम टफ है। दांत निकालने में जितना परेशानी है उससे ज़्यादा आसान है वहाँ पर इम्प्लांट डाल देना। अच्छा, और कई बार होता है कि निकाल के अगर लगाना पड़े तो वो भी आसान है, वो भी लोग लेकिन मेरा कहना है कि दांत निकालना ही क्यों, अगर आप सही समय पे दांत के डॉक्टर हाँ, से ये सही मिलें। समय पे, लेकिन वर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। वर्स्ट कंडीशन में तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जब दांत का जो ट्रीटमेंट का, तो हमें लगता है कि मेडिकल साइंस काफ़ी आगे निकल चुका है, कि जो कि कई बार होता है ना कि दांत खेल खेल में बच्चे लोग स्केटिंग कर रहे थे, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे लोग कोई फुटबॉल खेल रहे थे और लगा लंगी और लुढ़क गए हैं, आगे वाला दांत देखिएगा टूट के फेंका गए हैं। और ये अगर यंग एज में हुआ, जो दूध का दांत के बाद वाला जो दांत आता है उसमें ऐसा प्रॉब्लम आया, तो मान लीजिए आधा दांत टूट के चला गया, तब उसके लिए आप क्या करेंगे? आधा है, आधा टूट के चला गया, अब उसको कैसे रिपेयर करेंगे? ये जो हमारा टूथ फ्रैक्चर होता है ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू किसी खेल के दौरान चोट लगने से, खेल के दौरान या गाड़ी मोटर में भी एक्सीडेंट में भी हो सकती है ये सब चीज़ें। हाँ, तो इसमें जो है अगर दांत का स्ट्रक्चर आपका बचा हुआ है तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिर से आरसीटी आया, आरसीटी करके उसके ऊपर बचे हुए हिस्से के ऊपर कैप लगा दिया जाता है। अगर दांत का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा टूट गया है तो फिर उसमें आरसीटी करके पोस्ट एनकोर करके, पोस्ट एनकोर में दांत के टूटे हुए हिस्से को बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर कैप लगा दिया जाता है। और अगर दांत का हिस्सा बहुत ही छोटा टूटा है तो उसके ऊपर सिर्फ दांत के कलर का फिलिंग करके, रेस्टोरेशन करके उस दांत को पहले की तरह कर दिया जाता है। ये स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऐसा ही होता है जैसा कि ताकत दांत में हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा कम हो जाता है, या थोड़ा कम हो जाता है। आपको आगे से काट के कड़ा चीज थोड़ा अवॉइड करना। जैसे ऐसा है ना, नेचुरल टीथ है तो कतारी को फाड़ दो, गन्ना को फाड़ दो, ऐसे बोलते हैं। वो कम थोड़ा सा ये वाला चीज में सावधानी बरतना पड़ेगा। राइट। हाँ, ऑफ कोर्स जो चीज रिपेयर किया है आर्टिफिशियल है, उसमें सर्टेनली थोड़ी सी तो कमी आ ही जाती होगी। लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दांत का प्रॉब्लम पे हम लोगों ने बात कर लिया है, अब थोड़ा सा हम लोग मसूड़े का प्रॉब्लम पे थोड़ा बात करते हैं। और जनरली देखते हैं कई लोगों के मुंह से खून आते रहता है, बड़ा बदबू आते रहता है, सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा इसके बारे में कारण निवारण थोड़ा समझाएं शॉर्ट में, और बाकी तो डिटेल्स के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। और इलाज कराते रहना चाहिए, मेरा भी मानना है ये, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर यहाँ ग्राइंडिंग मशीन, टीयरिंग मशीन, क्रशिंग मशीन ख़राब हुआ तो हमें लगता है पूरे बॉडी पे ही इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक मसूड़ों के परेशानियों की बात करेंगे, पेशेंट जो आते हैं कंप्लेन लेके कि आपके हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, या मुंह से बदबू आ रहा है, या मसूड़े लाल हो गए हैं, या मसूड़े देखिए ना समय से पहले ही नीचे जा रहे हैं, दांत हमारा बड़ा बड़ा दिखने लगा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है घुमा फिरा के जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि आपको पायरिया हो गया है। पायरिया मसूड़ों से रिलेटेड परेशानी है। इसके लिए जैसे सर ने बोला था कि पेरियोडोंटिस्ट, टंग ट्विस्टर टाइप का चीज़ है, तो हमारे डेंटिस्ट्री में अलग अलग विभाग हैं हर ट्रीटमेंट के लिए। तो उसी तरह से पेरियोडोंटिस्ट एक ऐसा विभाग है, या पेरियोडोंसिया एक ऐसा विभाग है जिसमें मसूड़े से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानी है उसका इलाज किया जाता है, चाहे दांतों की सफाई हो, चाहे फ्लैप सर्जरी हो, चाहे बोन ग्राफ्टिंग हो जहाँ पे बोन आपका कम हो गया हो, मतलब अलग अलग तरह के इलाज उसमें किए जाते हैं। डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग विभाग हैं, लेकिन जो BDS होते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो हुआ, उसमें सारे विभाग एक साथ होते हैं जो हम लोग अपने शुरुआती 5 साल के टर्म में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहें तो आप अपने किसी भी एक विभाग को चुन के उसमें स्पेशलाइजेशन करके अपने शहर को, अपने लोकेलिटी को अपनी सेवा अच्छी तरह से दे सकते हैं, ताकि उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम से आपका लोकेलिटी, आपका शहर बचा रहे। जहाँ तक पायरिया की बात है, मसूड़ों से खून आने की बात है, उसमें जो होता क्या है कि
जो भी हम लोग खा पी रहे हैं एक समय के साथ दांतों पे परत दर परत जमा होते जाता है, जो ब्रश हम लोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो गंदगी जमा हो रही है उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ रहा है, और जो बैक्टीरिया बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मसूड़ों को नुकसान पहुँचा रहा है। हमारे मुंह में अच्छे बैक्टीरिया और ख़राब बैक्टीरिया पूरे बॉडी में होते हैं। तो जो गंदे बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया हमारे मुंह में या शरीर में बैठ रहे हैं तो उसकी वजह से जो अच्छे बैक्टीरिया उनसे काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, और काउंटर नहीं करने की वजह से जो बैड बैक्टीरिया हैं वो हमारा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से मसूड़ों में सूजन हो गया, मुंह से बदबू आना हो गया, क्या बोलते हैं मसूड़े का नीचे जाना हो गया। हमारे दांतों पे दिखेंगे, हमारे दांत नहीं मतलब जनरल डिफेक्टिव हाँ जो भी परेशान हैं उनके दांतों पे इनके अंदर ही डिफेक्ट्स आ चुकी है, बीमारी लग चुकी है। राइट, दांतों पे लसलसा टाइप का स्टिकी नजर आएगा कि कुछ वहाँ पे चिपचिपा टाइप का कुछ जमा हुआ है। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, थोड़ा सा इसी बीच में रोक रहा हूँ, बहुत लोग को देखते हैं च्युइंगम चबाते हुए, हाँ, और बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि च्युइंगम चबाने से ये जो दांत है ना मजबूत हो जाएगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ये क्या मिथ है? च्युइंगम चबाने से आपके मसल का एक्सरसाइज होंगे तो मसूड़ों में मजबूती आएगी, दांतों में मजबूती तो क्या ही आनी है, एक आदत हो जाता है। हम लोग च्युइंगम खाने के लिए ना ये एक बहाना लगता है, हो जाता है। खासकर हम लोग क्लास में आ जाते हैं, पढ़ते हैं, सर डॉक्टर ने बोला है, उनके डॉक्टर ने बोला है, भाई ये क्लास में भी डॉक्टर ने बोला है कि च्युइंगम खाते रहो ना, तो ये लगता है कि डॉक्टर के आड़ में ये सब काम कर लेते हैं लोग। नहीं, मुझे भी बचपन में काफ़ी आदत थी। मैं जैसे स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे एक बार टीचर ने डांटा था कि तुम ये क्या चबा रहे हो। उसके बाद जो च्युइंगम छूटा है आज तक छूटा हुआ है। च्युइंगम एक्सरसाइज के लिए अच्छा है। आजकल चीज़ें फैशनेबल हो गई हैं, वो अच्छा वो खा रहा था तो हम भी खाएंगे, या क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेटर तो वो उनका वो स्ट्रेस बस्टर है, वो च्युइंगम खा रहे हैं, वहाँ पे उससे उनका स्ट्रेस जो है अपना ताकत कहीं और, गुस्सा आ रहा है तो ताकत कहीं और निकाल रहे हैं, तो उसके लिए च्युइंगम है। ज़रूरत से ज़्यादा च्युइंगम खाना भी कहीं से भी सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं सुगरी है तो आप हाँ तो और वो अच्छा नहीं लगता। आप कहीं सोसाइटी में बैठे हुए वहाँ पे च्युइंगम चबा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एडिकेट्स भी एटिकेट्स मैनर को भी प्रभावित करता है, थोड़ा सा लुक भी खराब लगने लगता है। हाँ, और उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं वो आप सामने वाला आपको फिर उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से आपका वैल्यू होना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मसूड़ों पे, तो जो दांतों पे परत जमा होती है कैलकुलस की या जो लालीपन हो गई है तो या चिपचिपा है, उसके लिए आपको समय समय पर दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी, जिसको स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग से दांतों पे जमी हुई गंदगी या दांतों और मसूड़ों के बीच में जमी हुई जो गंदगी है उसको हटा दिया जाता है, जिससे जो बैक्टीरियल कॉलोनी वहाँ बनी हुई है बैड बैक्टीरिया की वो हट जाएगी और आपके मसूड़े काफ़ी बेहतर ढंग से दांतों को पकड़ लेंगे, और आपके मुंह से जो आने वाली बदबू है या मसूड़े से आने वाले खून है या मसूड़ों में लालीपन है वो खत्म हो जाएगा। तो समय समय पर कोशिश करना चाहिए, साल 1.5 साल या 2 साल में अगर आपको लग रहा है कि आपके मुंह से थोड़ा सा बदबू आ रहा है या दांतों पे परत जमा हो गई है तो काइंडली उसको साफ़ करवाएं। दांत साफ़ करने से कभी भी दांत का नुकसान नहीं होता है किसी भी उम्र में अगर आप साफ़ करवाते हैं तो। राइट। ऐसे तो दांत के बारे में कहा जाता है कि बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना? जी। और साथ में ये भी कहते हैं कि जब अंतिम समय में घाट पे चले जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है, वहाँ पर एक ही चीज़ बचता है जो दांत बच जाती है। मतलब ये इतना पावरफुल चीज़ भी डिफेक्टिव बैक्टीरिया के चपेट में आ जाता है। ये बड़ा सोचने वाली कि बैक्टीरिया कितना पावरफुल है। हाँ, पावरफुल है कि ये हार्डेस्ट पार्ट को भी ये खराब कर देता है, एनामेल्स को भी चीड़ फाड़ कर देता है ना? पेशेंट आते हैं बोलते हैं कीड़ा झाड़ दीजिए, कीड़ा झाड़ दीजिए। यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है जिसको आंख से हम लोग देख नहीं सकते, कीड़ा झाड़ने की बात। कहाँ से कीड़ा झड़ेगा भाई? हाँ, तो ये जो दांत का समस्या है, और आगे इसकी एक समस्या और भी जो अक्सर आप लोगों ने इनकाउंटर कर रहे होंगे कि एक्सीडेंट हुआ तो सर फुट गया, जबड़ा टूट गया, या मारपीट हुआ तो जबड़ा इधर का उधर हिल गया, हट गया, तब इसका भी आप ही लोग के पार्ट में आता है। टूटे जबड़े का इलाज जो हम लोग टूटे जबड़े का इलाज भी एक स्पेशलिटी है जो ओरल सर्जन या ओरोमैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं, लेकिन हमें जो 5 साल में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें ये भी सिखाया जाता है। आप कहाँ से किस जगह से पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से आपको ये चीज़ सिखाया जाता है, या अपने सीनियर्स से हम ये चीज़ सीखते हैं। करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए फिर से आपको ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिलना पड़ेगा, जो इसको वो परफेक्ट करके देंगे। हमारे क्लिनिक में सारी चीज़ें होती हैं, कैंसर छोड़ के। कैंसर कहीं ना कहीं सुपर स्पेशलाइजेशन में चला जाता है, वो मल्टी डॉक्टर यूनिट का
चीज़ें, तो हम लोग कैंसर नहीं करते हैं। बाकी दांत और मुंह से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है वो सारी परेशानी हम अपने क्लिनिक पे कर लेते हैं। राइट है, या फिर कहीं से भी मतलब कंसल्टेंसी भी लिया जा सकती है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन सीटू आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं पर आप बहुत सारे चीज़ को भी कंसल्टेंसी लेकर के चीज़ को किया जा सकता है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी का बड़ा कमाल आ गया है। डॉक्टर साहब, एक बात और हम लोग पूछने जा रहे हैं आपसे। आजकल यूट्यूब में और बहुत जगह फेसबुक पे बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं कि बस एक कोई सॉल्यूशन लो, मुंह में डालो और कुला करो और दांत चमक गया। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन या जादू मंत्र है जो हम लोग देखते हैं? नहीं, अगर है भी तो ऐसा क्या, उसका प्रभाव कितना तगड़ा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आप जो देख रहे हैं वो तो हर छोटे छोटे शहर और गांव में आपको ठेले पे नजर आ जाएंगे। 10 रुपये का लिक्विड लीजिए और उससे आप दांत साफ करिए। उससे अच्छा है कि हार्पिक ले लीजिए, हार्पिक लगा लीजिए, उससे दांत सफेद हो जाएगा। वो भी तो वही काम। कितना बचना चाहिए? मेरा क्वेश्चन का मेन तात्पर्य ये है कि इस तरह के काम न करें, क्योंकि इसका हो सकता है दुर्गामी प्रभाव। ऐसा नहीं है कि हम गोरा होने के चक्कर में रीन साबुन से नहा लें। ठीक है, कि ये तो सुपर वाश करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इतना हम कड़ा केमिकल कभी नहीं यूज करें कि मेरा दांत ही चौपट हो जाए। तो उसी के मेरा संदर्भ वही है कि जो दिखा रहा है उसके ऊपर चक्कर में पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, उस पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जिस समय लास्ट समय होता है जब आपको हमारे में जला दिया जाता है, तो उसके बाद क्या मिलता है? तो दांत। तो दांत इतना मजबूत है कि जल नहीं रहा है और आप उसको किसी ऐसे चीज से साफ करना चाह रहे हैं जो आपको वाइट कर दे रहा है। तो वाइट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का जो इनामेल है, उसको वो इरोड कर रहा है। और वो जो इरोड हो रहा है, आप सफेद दिखने के चक्कर में बार बार जो आप उसको ब्लीच कर, एक तरह से हम लोग ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग जनरली हम अपने पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आपकी अगर शादी होने वाली है या ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें आपको दांत अगर आपको वाइट चाहिए तो आप ब्लीच करवाएं। नहीं तो जनरल डे में आप जो ब्लीच करवा रहे हैं, अगर आप फेशियल भी करवा रहे हैं तो 5 दिन 7 दिन महीना दिन में तो फिर वही चेहरा हो जाना है। तो क्यों जबरदस्ती नेचुरल के साथ छेड़छाड़ करें? सही बात है। तो ये जो हम लोग आज बहुत सकारात्मक बात किए हुए हैं डॉक्टर साहब, बहुत आपने जानकारी दिया हुआ है। तो अभी आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर बदलते पलामू की आवाज़। और अभी हमारे साथ डॉक्टर विनीत, जो स्माइल क्राफ्ट के संस्थापक, ऑनर और डॉक्टर भी कहेंगे, और साथ में इनकी जो अर्धांगिनी है डॉक्टर श्वेता सिंह, बखूबी कदम से कदम मिला करके चल रही हैं और एक नया आयाम खासकर टीथ के क्षेत्र में कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास हमने देखते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट्स, ऑल राउंड ट्रीटमेंट का सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो डॉक्टर साहब, एक लास्ट हमें बताइए कि अगर आपके पास पेशेंट आया जिसके जेब में पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं बेसिकली अपने पापा को फॉलो करता हूँ। पापा का कहना है कि कुछ तो दे के जाएगा, आप काम करते जाओ, बाकी पैसा तो झक मार के पीछे आएगा ही आएगा। आपका काम अच्छा होना चाहिए, लोग आपको याद रखें। जैसे आज भी डॉक्टर तारक हैं, उनकी बेटी से मैंने पढ़ाई की है DAV में, तो आज भी पेशेंट आते हैं, इतने सालों बाद आते हैं, वही बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर तारक से दांत निकलवाया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं वैसा बनना चाहता हूं कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद भी कोई बोले कि नहीं, मैंने स्माइल क्राफ्ट में इलाज करवाया है, जहाँ मुझे दिक्कत नहीं हुआ, इलाज भी अच्छा हुआ और पैसे के लिए ज़्यादा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और ये भी है कि अगर आपका काम अच्छा है ना तो रिवार्ड ऊपर से मिल जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाती है। और हमारा ये कहना है कि योर एक्शन एंड योर वर्क स्पीक लाउडर देन योर वर्ड ना। तो ये बात पे मैं भी काम करता हूँ। अगर मीन्स नहीं भी है उसके लिए भी आप खड़े हैं, और है तब तो उसको दे के ही जाएगा, इसलिए कि उसको सिस्टम को चलाना होता है। लेकिन ये अपवाद मिलते हैं 2-4, और खासकर हमें लगता है कि जो पेशेंट का नोट को कलर देखने से और छूने से पता चल जाता है कि ये कहीं से घड़ा उड़ा में से निकाल के पैसा लाया गया है, तो इसको मदद करना है, ये दिमाग में पता चल जाता है। और कौन पैसा ATM से आया है और कौन मोबाइल से। नोटों की महक से कभी कभार हमें ऐसे भी नोट मिले हैं जो वो गेहूं या चावल के स्मेल वाले, जैसे हमारी माताएं या दादियां रखा करती थी, उस तरह के गांव में अभी प्रथा है ये वाला चीज। तो बिल्कुल सर, वैसे लोगों के लिए हम लोग खड़े भी हैं। और बदलते पलामू में यही तो एक नया आयाम की बात करते हैं कि वी द पीपल, यू द यंगस्टर्स, पीपल वी द यंगस्टर्स, टेक्नोक्रेट हैव टू चेंज द सिनेरियो ऑफ द पलामू, डेवलपिंग पलामू एंड बदलता पलामू और सतरंगी पलामू बनाने में लिए। तो आप पलामू वासी को किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हैं? पलामू वासी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा धन्यवाद विनय सर का, ये मेरे टीचर भी रहे हैं रेडियो सम्राट का, इन्होंने मुझे मौका दिया। और पलामू वासियों का इस तरह से कि मुझे 12 साल हो गए हैं और इन 12 सालों में जो प्यार मिला है
पलामू वासियों का, इतने सारे दांत के डॉक्टरों के बीच में, और जो सेवा करने का मौका उन्होंने दिया है, मैं चाहूँगा कि ये सेवा करने का मौका वो कंटिन्यूस देते रहें। और हम एज ए स्माइल क्राफ्ट होल, नॉट अ विनीत सिंह और डॉक्टर श्वेता सिंह, एज ए स्माइल क्राफ्ट होल्ड आपके चेहरों पे, आपके दांतों की रखवाली करते रहें, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाते रहें और आपको अच्छा डेंटल हाइजीन देते रहें। चलिए सर, अंतिम में अपना पसंदीदा गाना बजा दें और हम लोग इस रेडियो सम्राट से, इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। अपना पसंदीदा गाना बजा दें, बोल दें सर अपना पसंदीदा गाना कौन सा है? पल पल दिल के पास बजाएंगे सर, ये मेरे बचपन का। तो ये अभी हम लोग सबसे बहुत ही अच्छी बात हुई और हमें लगता है कि आप लोग रेडियो सुने होंगे और रेडियो सुनने के बाद में आप लोगों को लाभान्वित हुए होंगे। और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप जाएं और बेशक ये जो हेल्दी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो समय समय पे कराते रहें। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि समस्या आने से पहले समाधान पे अगर काम कर लिया जाए तो आने वाले समय में आपकी मुस्कुराहट बनी रहेगी, बिंदास रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इसी दुआओं के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।